हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का इंट्रो पार्ट 2। जो इसका इंट्रो पार्ट 1 था उसमें हमने वो सब कंसेप्ट किए थे जो 7.1 एक्सरसाइज में यूज होने हैं। और इस इंट्रो पार्ट 2 में हम वो कंसेप्ट करेंगे जो आपकी 7.2 एक्सरसाइज में यूज होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है? इसको आप लिस्ट प्राइस भी बोलते हो। The price on the label of an article, आर्टिकल बोलो जहाँ प्रोडक्ट बोलो, इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस और लिस्ट प्राइस। देखो, वो वाला प्राइस जो कि आइटम के ऊपर लगा होता है उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। जैसे कि मान लो कि आप किसी शॉपिंग मॉल में गए। ठीक है, आपको वहां से कुछ कोई आइटम अच्छी लगी, जब प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने वहां से एक शर्ट खरीदी। तो शर्ट खरीदी तो खरीदने से पहले आपने देखा कि इसके ऊपर जो टैग लगा है उसके ऊपर उसकी अमाउंट कितनी लिखी है। तो जो अमाउंट उस आर्टिकल के टैग के ऊपर लिखी होती है वो उस आर्टिकल का क्या होता है? मार्केट प्राइस। ठीक है, क्या बोल रही हूँ कि जो आर्टिकल के ऊपर टैग लगा होता है उस टैग के ऊपर कुछ अमाउंट या कुछ प्राइस लिखा होता है, वो अमाउंट या प्राइस उस आर्टिकल का क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। तो उस प्राइस को क्या बोलेंगे? एमआरपी, दैट मीन्स मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस। ठीक है, लेबल का मतलब टैग, जो उसके ऊपर टैग लगा होता है। नाउ डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन मीन कुछ ऑफ मिलना। किस पे ऑफ मिलना? मार्केट प्राइस के ऊपर कुछ जो ऑफ मिलता है, जो छूट मिलती है कुछ, उसे बोलते हैं डिस्काउंट। लेकिन इसे डिफाइन कैसे करते हैं? लेट्स सी। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन और ऑफ। ठीक है, डिस्काउंट को आप क्या बोल सकते हो? रिडक्शन। रिडक्शन भी बोल सकते हो और ऑफ भी बोल सकते हो। मतलब कुछ छूट मिलनी, कुछ कंसेशन मिलना, गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर जो आपको ऑफ मिलता है कुछ, उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। याद रखना, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलता है? मार्केट प्राइस के ऊपर ही मिलता है। इट इज यूजली ऑफर्ड एज सर्टन परसेंट ऑफ द मार्केट प्राइस। जो डिस्काउंट आपको मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है वो क्या है? एज ए परसेंटेज होता है, मतलब कुछ परसेंट मार्केट प्राइस का जो आपको ऑफ मिलता है वो क्या है? डिस्काउंट। तो वो परसेंट किसका होता है? मार्केट प्राइस का ही कुछ परसेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लो, आपको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ पहले कि मान लो कि कोई आपने आइटम आपको अच्छी लगी, वो आपकी आइटम मान लो 100 रुपीज की थी। ठीक है, आपने कुछ चीज, कुछ आइटम खरीदी, उसका एमआरपी आपको कितना मिला? मान लो 100। एमआरपी मतलब उसका मार्केट प्राइस 100 था। ठीक है, और उसके ऊपर आपको 10 रुपए की छूट मिल गई, मतलब 10% आपको डिस्काउंट मिल गया। तो वो चीज जो आपको है वो कितने की मिली? 90 की मिली। यही हुआ ना? देखो, 100 रुपये उस आइटम का मार्केट प्राइस था, उसके ऊपर दुकानदार ने बोला कि चलो इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट देंगे। वो 10% डिस्काउंट किसका है? मार्केट प्राइस का ही 10% है। मतलब जितना आपका मार्केट प्राइस है उसका 10% निकालोगे और वो 10% आप एक्चुअल प्राइस में से माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगी वो कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कस्टमर हैज टू पे 90 रुपीज। कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? 90 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका डिस्काउंट। ठीक है, 10% का मतलब क्या है? 100 में से इतना। ठीक है, वो होता है आपका डिस्काउंट। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, वो आपकी बुक में से कुछ एग्जाम्पल ली है, उसे सॉल्व करते हैं, देन आपको अच्छे से पता चलेगा। डिस्काउंट बेसिकली छूट है, कुछ और नहीं है। अब देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरे पास। द मार्केट प्राइस ऑफ अ हेयर बैंड। आपके पास कोई हेयर बैंड लिया होगा आपने, जहाँ खरीदा होगा, उसका मार्केट प्राइस कितना है? ₹50। ठीक है, मतलब उसके टैग के ऊपर जो है, वो एक टैग लगा होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो उसका मान लो प्राइस कितना है? ₹50। इफ द सोल्ड फॉर ₹45।
ठीक है। अगर वो 45 रुपीज का बेचा है, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कितनी छूट मिली होगी और कितना परसेंट छूट मिला होगा, ऑफ कितना मिला होगा। देखो सबसे पहले हम करेंगे कैसे, सम को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मार्केट प्राइस कितना है आपका, ₹50। ओके, नाउ सोल्ड फॉर मतलब कितने का बेचा होगा, वो बेचा उसने 45 रुपीज का, ठीक है। अब डिस्काउंट जो हमेशा किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस को मैं माइनस करूं तो मुझे क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो मार्केट प्राइस कितना है, ₹50 माइनस ₹45, कितना आएगा, ₹5। दैट मीन्स आपका डिस्काउंट कितना है, ₹5, ठीक है। अब देखते हैं डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, D/MP × 100। याद रखना डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही निकाला जाता है, ये चीज याद रखनी है। डिस्काउंट है मेरे पास 5, MP मेरा कितना था वहां पे ऊपर 50 × 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस की मल्टीप्लाई 100 होगा, जब भी परसेंटेज निकालते हैं जिस नंबर का परसेंट निकाला उसे मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है, परसेंट आ जाता है। ये तो हमें पता ही है। अब कटिंग करो, यहाँ पे कर दो, जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दो, आप सीधा 50 पे कैंसिल कर सकते थे, 1 2, तो 5 2 जा 10, तो मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला उसे, 10% का डिस्काउंट मिला। 10% का डिस्काउंट मिलने पे उसे जो कितने का बेचा, 45 रुपीज का। समझ आ गई। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिस्काउंट क्या होता है और MP माइनस SP होता है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज भी क्या होता है, D/MP × 100 होता है। कुछ नहीं, इजी है। मान लो कि आपने कोई चीज 1500 का मार्केट प्राइस है, एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। मान लो MRP किसी चीज का कितना है, 1500 है, ठीक है। तो मान लो कि वो दुकानदार कहता है कि आपको इसके ऊपर 100 रुपीज की छूट मिलती है। 100 रुपीज छूट का मतलब आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो आपको 100 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिला, दैट मीन्स माइनस करो तो आपको वो चीज कितने की मिलेगी, 1400 की। दैट मीन्स दुकानदार ने उसको कितने का बेचा, ये आपका जो जितने का बेचा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा दुकानदार का, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो जो मार्केट प्राइस, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, इन तीनों का ही आपस में रिलेशन है, ठीक है। मार्केट प्राइस जो उसका प्रिंटेड प्राइस था, 100 की उसे छूट मिली, दैट मीन डिस्काउंट मिला, जितने का बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्काउंट। आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है और डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है। ये याद रखना कि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा MP पे ही निकाला जाता है, क्योंकि वो MP का ही कुछ परसेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस मैंने अभी आपको बोला था, लिस्ट प्राइस होता था मार्केट प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ फ्रॉक। आर्टिकल हमारा कौन सा है, फ्रॉक है, इज 220, ठीक है। कोई आर्टिकल है फ्रॉक, यानी कि आइटम हमारी, उसका मार्केट प्राइस है 220, और डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट कितना मिल गया, 20%। मतलब अगर 100 की कोई चीज है तो उसमें आपको 20 रुपीज छूट मिल गई है। इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस, हमें उसका सेल प्राइस निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, देखो सेल प्राइस निकालने के लिए मैंने अभी बोला, सेल प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस। मैंने अभी आपको एक चीज समझाई है कि जो मार्केट डिस्काउंट वाले सम्स होते हैं, इनका तीन चीजों का रिलेशन है, मार्केट प्राइस का, सेलिंग का एंड डिस्काउंट का। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें MP कितना है, ठीक है। MP कितना है मतलब मार्केट प्राइस कितना है, पहले वो लिखेंगे। लिस्ट प्राइस इसको बोलते हैं MP। MP हमारा कितना है यहाँ पे, ₹220, ठीक है। नाउ आगे डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है हमें,
वो कितना है? 20%। ओके, समझ गए। अब उसने बोला क्या है, क्या निकालना है आपने? आपने निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, ये आपने निकालना है। तीन चीजें हैं, तीन चीजों का रिलेशन है। हमें पता है कि जो हमारा एक फॉर्मूला होता है, कि कौन सा फॉर्मूला होता है, कि डिस्काउंट जो होता है वो किसके ऊपर है? डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, यही होता है। इतना तो हमें पता ही है कि डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी होता है। लेकिन इसमें से मुझे क्या चीज पता है और क्या नहीं पता, ध्यान से देखो। मुझे सिर्फ यहाँ पे पता है एमपी, और डिस्काउंट परसेंटेज पता है, ना कि डिस्काउंट पता है, नंबर नहीं पता, परसेंटेज पता है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे मैं एसपी का फॉर्म बनाऊंगी, एसपी का फॉर्मूला बनाऊंगी। जैसे मुझे पता है यहाँ पे डी एमपी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस होगा, कि एसपी इधर आके माइनस होगा, क्या होगा? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लिखोगे एसपी नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि यही तो मैंने फाइंड करना है। तो एमपी माइनस डिस्काउंट, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैं निकालूंगी पहले डिस्काउंट। डिस्काउंट निकालने के लिए मुझे डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो क्या होता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला? मुझे इतना तो पता ही है, चाहे डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल, ये होता है फॉर्मूला उसका। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन मुझे डिस्काउंट परसेंटेज तो दिया है, क्या निकालना है मैंने? डी निकालना है। तो डी निकालना है तो मैं इजी कर लेती हूँ। डिस्काउंट परसेंटेज, ये डिवाइड हो रहा है एमपी, मल्टीप्लाई 100, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा? डी रह जाएगा। ठीक है, अपने अब डी अपना फॉर्मूला बन गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 20। एमपी कितना है? 220 ओवर 100। 100 क्यों? परसेंटेज में है। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा क्या निकलेगा? डी निकलेगा। अब डी कैसे निकालते हैं? कैंसिल आउट करो जो होता है, सिंपल। ये दो जीरोस इसके साथ गई, इसके साथ गई, कितना आया सॉल्व करके? 44। दैट मीन्स मेरा जो डिस्काउंट आया वो कितना आया? ₹44। नंबर में मेरा ₹44 है, परसेंटेज में मेरा कितना है? 20। अब ये वैल्यू जो है मैं यहाँ फिल करूंगी, यहाँ पे एमपी कितना था? ₹220। डिस्काउंट कितना है? ₹44। अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ₹176। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो तीन चीजों पे ही आपके गेम है, डिस्काउंट पे, एसपी पे और एमपी पे, ये तीन चीजों का मेन रिलेशन है। ठीक है, तो आपको दो फॉर्मुलेज अगर आते हैं, बाकी आप सब फॉर्मुलेज बना सकते हो। नाउ आप चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। इसके बेस पे सम तो आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, कॉस्ट क्या होती है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल प्रोडक्ट इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। ओके, जब आप दुकानदार को कुछ पैसे देते हो किसी चीज को खरीदने के लिए, तो जितनी अमाउंट में आपने वो चीज खरीदी है उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में मतलब खरीदना, जितनी अमाउंट की आपने कोई चीज खरीदी है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपी। नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड, जिस कीमत पे कुछ कोई आर्टिकल बेचा जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इज कॉल्ड अ सेलिंग प्राइस, एब्रीवेट एज एसपी, उसे लिखते कैसे? शॉर्ट फॉर्म में एसपी। जैसे मान लो कोई दुकानदार है, ठीक है, उसने, उसके पास कोई शर्ट है, मान लो कोई शर्ट आपको अच्छी लगी, ठीक है, तो अभी मैं इसके मार्केट प्राइस से रिलेटेड कुछ नहीं कर रही, जस्ट आपको बना समझा रही कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, अगर 1000 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, 1000 रुपए की चीज है और आपने उसने मान लो कि 800 की दे दी, 1000 रुपए की चीज आपको 800 में मिली, तो ये आपका क्या हो जाएगा?
कॉस्ट प्राइस। किसका कॉस्ट प्राइस? कस्टमर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा एंड शॉपकीपर का क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ आई? क्यों? क्योंकि 800 की उसने बेची है, तो दैट मीन्स आपने एज ए कस्टमर दुकानदार को 800 रुपये दे के वो चीज खरीद ली, तो आपको आपका वो कॉस्ट प्राइस बन गया। और से दुकानदार के लिए क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। तो जितने में बेचा जाता है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जितने में खरीदी जाती है कोई आइटम वो होता है कॉस्ट प्राइस। नाउ नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट का मतलब कुछ फायदा, गेन का मतलब भी कुछ फायदा है। इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ये क्या लिखा है? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी मतलब अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है। अगर आपका एसपी लेस देन है सीपी से, एसपी अगर लेस देन है सीपी से, देन आपको क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है। कैसे? वो देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, यही ले लेते हैं, यही वाली, ये वाली। जैसे देखो 100 का, देखो मान लो कि प्राइस कितना था? 100 ही था। उसका कोई आइटम है, उसका कॉस्ट मान लो 1000 है, मान लो यही 1000 है। ठीक है। मतलब इसका जो रिटर्न प्राइस है, मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज है, लेकिन दुकानदार ने आपको कितने का बेचा? 800 का। ठीक है। 800 का बेच दिया आपको। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसको क्या हुआ? लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्चुअल प्राइस था वो था 1000, लेकिन उसने बेचा कम में, तो दैट मीन्स उसे उसको तो फायदा तो हुआ ही, नुकसान ही हुआ ना। जितना आपका प्राइस है अगर उससे कम प्राइस पे बेचोगे कोई भी चीज तो आपको क्या होता है? नुकसान होता है। तो जब नुकसान होता है वो होता है लॉस होता है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से कि क्या कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। मान लो कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आइटम 100 रुपीज है, सेलिंग प्राइस कितना है? 120 है। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सेलिंग प्राइस मतलब बेचा उसने ज्यादा पैसों का है। ठीक है। तो खरीदा उस दुकानदार ने भी तो कहीं से खरीदा ही होगा ना। उसने कहीं से खरीदा, 100 रुपए की उसने कहीं से चीज खरीदी, आगे उसने कस्टमर को ₹120 की बेच दी, तो इसमें तो दुकानदार का फायदा हुआ। तो ये क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट मीन्स उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब निकालते कैसे हैं? एसपी कितना है आपका? एसपी है आपका 120। सीपी कितना है आपका? ₹100। कितना फायदा हुआ उस दुकानदार को? 20 रुपीज का। ठीक है। तो ये है आपका प्रॉफिट। अब देखते हैं प्रॉफिट लॉस क्या होता है। प्रॉफिट लॉस भी हमेशा सीपी पे निकलता है, याद रखना। चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, हमेशा सीपी पे ही डिपेंड करते हैं। प्रॉफिट कितना है? 20 का। सीपी कितना था आपका? 100 का। ठीक है। और यहाँ पे ये कितना है आपका? 100। आई थिंक सीपी 100 था। हाँ, सीपी 100 है। अब इन दोनों को करो कटिंग, तो कितना आ गया? दैट मीन्स 20%। 20% का उसे प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स उसे क्या हुआ? 100 से 20 रुपए का फायदा हुआ, 100 पे 20 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि कॉस्ट प्राइस होता है, जब हम कोई चीज खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जब हम कोई चीज बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है तो प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस है। ठीक है। नाउ जो मेन आपका टॉपिक है 7.2 में वो था मार्केट प्राइस, डिस्काउंट और आगे आएगा टैक्स। ठीक है। अब आता है टैक्स क्या होते हैं। देखो इसे पहले रीड करो अच्छे से, फिर हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सेल टैक्स को हम शॉर्ट में से एसटी बोलते हैं। सेल टैक्स इज द टैक्स चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द आइटम्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर्स। ठीक है। सेल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट दैट मीन सरकार के द्वारा ही चार्ज किया जाता है। लेकिन चार्ज किस पे किया जाता है? जो हम चीजें सेल करते हैं, जैसे सेल करते हैं, बेचते हैं, उसके ऊपर ही सेल टैक्स लगता है। द टैक्स इज पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। ठीक है।
ये देखो क्या लिखा है, द टैक्स इज देन पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। देखो शॉपकीपर से टैक्स लेती है सरकार और वो किसको पे करती है आगे, गवर्नमेंट को। सिंपल सी बात है कि सेल टैक्स वो टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बेची जाने वाली चीजों के ऊपर लगाया जाता है। तो ये टैक्स जो है वो दुकानदारों से ही कलेक्ट किया जाता है और कहाँ जाता है, सरकार के पास जाता है। लेकिन जाता है ये सारा टैक्स कस्टमर की जेब से ही जाता है, लेकिन कलेक्ट वो गवर्नमेंट दुकानदारों से करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेल करते हैं, जो भी आइटम्स को वो बेचते हैं वो उसके ऊपर टैक्स लगाती है। वो जो बेची जाने वाली चीजें के ऊपर टैक्स लगता है वो सरकार के पास जाता है, उसे बोलते हैं सेल टैक्स। अब सेल टैक्स निकालते कैसे हैं? सेल टैक्स होता है टैक्स परसेंटेज ऑफ बिल अमाउंट। मतलब जो भी आपकी टोटल अमाउंट होगी बिल की, उसका परसेंटेज उसके ऊपर लगेगी। मतलब जितने परसेंट भी सेल टैक्स चलता होगा, 5 10 जितना भी चलता होगा, उसका परसेंट ऑफ बिल अमाउंट। नाउ निकालते कैसे, टोटल अमाउंट किसके ऊपर आएगी, बिल अमाउंट प्लस टैक्स। अब आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर आपसे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो कि मेरे पास कोई बिल है। देखो यहाँ पे देखो, ये कोई बिल नंबर है, कोई भी रैंडमली मैंने लिख दिया 225, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सीरियल नंबर मतलब आपने जितनी आइटम्स खरीदी होंगी वो यहाँ नंबर आ जाएंगे। मान लो आपने एक आइटम रेफ्रिजरेटर खरीदी। ठीक है, आपने एक आइटम खरीदी जिसका नाम है रेफ्रिजरेटर। उसकी अमाउंट जो बिल पे बनी है वो कितनी है, 8000। मतलब वो रेफ्रिजरेटर की अमाउंट जहाँ प्राइस मान लो कितना है, 8000। बट अब उसके ऊपर जो दुकानदार आपको बेच रहा है उसके ऊपर एक टैक्स भी लगा रहा है। वो कौन सा टैक्स है, 5% टैक्स है। कौन सा टैक्स है, सेल टैक्स। ठीक है, सेल टैक्स है क्योंकि अभी मैंने अब डेफिनेशन बनाई कि जो चीजें सेल की जाती है, जो बेची जाती हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है, उसे सेल टैक्स बोलते हैं। तभी सेल टैक्स बोलते हैं क्योंकि वो बेची जा रही है चीजें। तो सेल हो रही है, ये 8000 जो है वो किसी को बेचा जा रहा है दुकानदार के द्वारा रेफ्रिजरेटर। अब इस सेलिंग प्रोडक्ट के ऊपर कुछ टैक्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं सेल टैक्स। वो कितना लग रहा है, 5%। मैंने ऊपर क्या लिखा है, टैक्स परसेंटेज ऑफ बिल अमाउंट। जितना का आपका बिल बनेगा, बिल तो एक्चुअल में आपका 8000 का ही था क्योंकि एक ही आपने आइटम खरीदी जिसका प्राइस 8000 था। बट इसके ऊपर अब 5% डिस्काउंट लगेगा जिसको हम सेल टैक्स बोलते हैं। अब मैं अगर इस 5% निकालूं, यहाँ पे आऊंगा 5% ऑफ बिल अमाउंट। ये रफ काम कर रही हूँ जैसे मैं, बिल अमाउंट। ठीक है, बिल अमाउंट 5% का मतलब 100 में से 5। अब बिल अमाउंट कितना था आपका, 8000 था। अब कटिंग करो, दो जीरोस गई, 8 5 जा कितना बनता है, 40 एंड एक जीरो। तो दैट मीन्स आपका बिल अमाउंट जितना बना था उसका 5% अगर करूं तो मुझे बनता है 400। मेरे पास कितनी अमाउंट आती है फिर, 400। अब ये 400 आपके एक्चुअल अमाउंट तो जो थी आपकी, मतलब बिफोर सेल टैक्स आपकी जो अमाउंट थी 8000, उसमें ऐड होगा। ठीक है, ऐड होगा तो कितनी अमाउंट बनी, 8400। तो ये आपको अब पे करना पड़ेगा, ये आपकी टोटल अमाउंट होगी। तो तभी यहाँ पे मैंने लिखा था बिल अमाउंट हो गया प्लस टैक्स। टैक्स जो आपका आया यहाँ पे 5% के बाद 400, तो टोटल अमाउंट कितनी आई, 8400। तो ये है आपका सेल टैक्स। तो सेल टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है, किन पे, जो चीजें बेची जाती हैं उनके उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, नाउ आगे आता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। पर टैक्स के टैक्स लगता जाएगा, अगर टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, ऐसे ये गाड़ी चलती जाएगी। ठीक है, कैसे चलेगी देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स whose price is already included in the price of product। ये एक ऐसा टैक्स है, ठीक है, जिसका प्राइस ऑलरेडी आर्टिकल या प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होता है, इंक्लूडेड होता है। प्रोडक्ट का जितना भी प्राइस होगा उसके अंदर इंक्लूडेड होगा वैट टैक्स। इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच इज द पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके,
वैट टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और बाद में किसको पे किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। वैट टैक्स जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू स्टेट वेरी करता है। तो वैट क्या है, एक प्रकार का है, ये भी टैक्स है, लेकिन ये ऐसा टैक्स है जो ऑलरेडी प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है एंड देन किसको पे किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। एंड इसकी अदर स्टेटमेंट या अदर डेफिनेशन ये भी हो सकती है, दो तरीकों से समझ आ रही है, जैसे समझ आएगा समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे है वैल्यू एडेड टैक्स इज अनदर फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडेड एक तरीका टैक्स है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है सेल टैक्स से, which is added to every stage of transfer of services or goods from manufacturer to the retailer। ये चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो added at every stage, added at every stage, मैंने क्या बोला था, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स पे टैक्स लगता है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी सर्विसेज आगे आगे ट्रांसफर होती जाएगी तो टैक्स लगता जाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखते हैं नीचे, यहाँ पे देखो, पहले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, जो चीजें बनाते हैं, जैसे कोई फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, कोई गीजर बनाने वाली कंपनी है, कूलर बनाने वाली कंपनी है, वो क्या है, मैन्युफैक्चर। शॉपकीपर क्या होता है, जो चीज को बेचता है, दैट मीन्स दुकानदार, जहाँ शॉप ऑनर बोल लो। कस्टमर क्या होता है, जो मतलब कि कोई चीज खरीदता है, वो कस्टमर होता है, ठीक है। मान लो ये एक शॉपकीपर है, ठीक है, इस शॉपकीपर ने इस मैन्युफैक्चरर से एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है। शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर के पास गया, मतलब फ्रिज बनाने वाली कंपनी जो होगी, जो फैक्ट्री होगी, उनके पास गया और वहां से एक फ्रिज खरीदा, ठीक है। जब फ्रिज खरीदा शॉपकीपर ने, तो उस शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर दैट मीन्स फैक्ट्री को भी टैक्स पे किया, ठीक है। ओके, अब दुकानदार वो रेफ्रिजरेटर लेके अपनी दुकान पे आ गया। अब अब दुकानदार भी उस रेफ्रिजरेटर को आगे बेचेगा कि उसे भी कुछ फायदा हो। अब इसके पास एक कस्टमर आता है, अब कस्टमर वो रेफ्रिजरेटर खरीदता है, तो शॉपकीपर अब उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, दैट मीन्स अब कस्टमर जो है वो शॉपकीपर को टैक्स पे करेगा। तो आपने देखा जैसे जैसे स्टेजेस चेंज हो रही है, वैसे वैसे आपका टैक्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। जैसे शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे किया, कस्टमर ने शॉपकीपर को टैक्स पे किया। तो जैसे जैसे आपके स्टेप्स या स्टेजेस चेंज होती जाएगी या सर्विसेज ट्रांसफर होती जाएगी, वैसे वैसे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, एडेड एट एवरी स्टेज, देखो हर स्टेज पे ऐड हुआ, शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चर को दिया, कस्टमर ने शॉपकीपर को दिया, ये स्टेजेस हो गई, ट्रांसफर भी हो रहे हैं। गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द रिटेलर, ये रिटेलर है शॉपकीपर, ठीक है। रिटेलर ने किसको दिया, मैन्युफैक्चर को, ठीक है। कस्टमर ने किसको दिया, फिर रिटेलर को दिया। तो हर स्टेज पे आपको टैक्स जब देना पड़ता है, एवरी स्टेज पे जब आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स पे टैक्स देना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, वैट टैक्स बोलते हैं। ओके, अब वैट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, टैक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट एट एवरी स्टेज, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट क्या है, जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जो आपको सर्विसेज मिलती हैं, जहाँ जो आपको गुड्स मिलती हैं, उनके ऊपर जो कुछ टैक्स लगता होगा, वो होगा आपका जीएसटी। अब इसे रीड कैसे करना और इसका मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन और बोथ। देखो जो जितने भी हमने टैक्स किए, चाहे वैट है, चाहे सेल है, चाहे जीएसटी, ये तीनों गवर्नमेंट द्वारा ही चार्ज किए जाते हैं और तीनों जो है कस्टमर की जेब से ही जाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि जो ये गुड्स एंड सर्विसेज वाला टैक्स है, दैट मीन जीएसटी है, ये भी किस द्वारा चार्ज किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा ही चार्ज किया जाता है। लेकिन किन चीजों पे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज,
जो आपको गुड्स या सर्विसेज मिलती हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लो कि आपने कोई दो आइटम्स बाय की, डोसा एंड इडली बाय किया, ठीक है। क्वांटिटी कितनी, आपने डोसा 5 डोसे बाय किए एंड इडली भी कितनी ली, 5 इडली आपने खरीदी। तो प्राइस कितना है, 10-10, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी दोनों की, 50-50 होगी। मतलब टोटल अमाउंट डोसे की कितनी होगी, 5, अगर आपने डोसे खरीदे हैं तो कितनी अमाउंट हुई, 50। अगर इडली 5 खरीदी है, अगर प्राइस 10 है तो कितनी अमाउंट हुई, 50। तो बिल अमाउंट आपका फिर कितना बना, 100। देखो, बिफोर जीएसटी मतलब बिफोर टैक्स आपका ओरिजिनल प्राइस कितना था, 100। ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ये आपका क्या है, ओरिजिनल प्राइस। ये आपका ओरिजिनल प्राइस हो गया बिफोर टैक्स। अब उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगी। क्या था, सर्विसेज, क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी चीजों की आपको सप्लाई की जाती है, जो सर्विसेज आपको दी जाती हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है, वही जीएसटी होती है। तो ये सप्लाई और ये आपको गुड्स या सर्विसेज ही तो मिल रही है। यहाँ पे कितनी मिल रही है इन गुड्स के ऊपर, ये गुड्स है तो इन इसके ऊपर कितना, मान लो जीएसटी चल रहा है 5% लगा है। अब ये 5% किसका है, आपकी एक्चुअल अमाउंट का। आपकी एक्चुअल अमाउंट कितनी थी, 100, ठीक है, कितनी थी, 100। अब अगर मैं यहाँ पे 5% निकालू, 5% ऑफ बिल अमाउंट, 5% ऑफ बिल अमाउंट, 5% में 100 में से इतने रुपए की आपका लगेगा, 100, यहाँ पे 100। तो कितने बचे, 5। मतलब आपको 5 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टैक्स का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा देना। वो कितना है, वो डिपेंड करता है कि कितने परसेंट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5% मैंने निकाला तो कितने रुपीस आए, 5। मतलब 100 रुपए की अगर चीज है तो आपको उसके उसके ऊपर 5 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 रुपीज जो है इसके ऊपर ऐड किए, तो मुझे टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी शॉपकीपर को, 105। तो ये था आपका टैक्स। तो आपको पता चल गया कि सेल टैक्स क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है एंड जीएसटी क्या है। ये आपको अच्छे से ध्यान होना। सेल टैक्स होता है जो गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है, दैट मीन चार्ज किया जाता है, और ये शॉपकीपर के द्वारा ही कलेक्ट करते हैं। और शॉपकीपर कहाँ से लेते हैं, कस्टमर की जेब से लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि हर मतलब स्टेज पे टैक्स लगता है, जैसे जैसे सर्विसेज ट्रांसफर होती जाती हैं, आगे आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे टैक्स लगता जाता है। और ये भी टैक्स जो है गवर्नमेंट द्वारा ही लगाया जाता है, ठीक है। नाउ आगे आता है जीएसटी। जीएसटी क्या है, जीएसटी वो है जो आपको सर्विसेज एंड गुड्स दी जाती हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी बोलते हैं। और ये भी सरकार द्वारा ही लगाया जाता है। तीनों टैक्स सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन जाते कस्टमर की जेब से ही जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 7.2 एक्साइज का एक कंसेप्ट का ओवरव्यू था कि इसमें है क्या। तो आपको आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको बस टैक्स के ऊपर ज्यादा फोकस देना है। जैसे वैट, वैट मैंने आपको बता दिया, जैसे कस्टमर ने शॉपकीपर को टैक्स पे किया, शॉपकीपर ने जहां से चीज खरीदी उस वहां पे टैक्स पे किया, तो हर स्टेज पे यहाँ पे टैक्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये होता है वैट। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है 7.2, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।